वेलकम बैक टू योर ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ लॉ सीरीज़ की नई क्लास लेकर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लास नंबर 2। कॉन्स्टिट्यूशन क्लास नंबर 1 में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसके अलावा हमने ये भी जाना इसका पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया इसे। इसके साथ साथ हमने इसकी हिस्ट्री की बात की, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, किस तरीके से अप्लाई किया गया। तो लास्ट क्लास जो हमने देखी थी वो ये है, आपके सामने नोट्स जो मैंने शेयर किए हैं वो आपको दिख रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपका संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसे अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी 1949 को। तब से लेकर अब तक तकरीबन तकरीबन आपके 75 ईयर्स तो हो ही गए हैं और आज हम उसी से आगे की क्लास देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तकरीबन 30 मिनट की क्लास है, जिसमें हमने जो भी बेसिक्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो हमने जाने हैं। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसके लिए इसको पढ़ रहे हो। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आई अश्योर यू आपको सोसाइटी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप जान पाएंगे कैसे पॉलिटिशियंस एग्जैक्टली फंक्शन करते हैं, क्या है न्यायपालिका, क्या है कार्यपालिका, क्या है व्यवस्थापिका। यानी हम बात करते हैं इन इंग्लिश टर्म्स में कहते हैं तो लेजिस्लेटिव, या फिर हम कहते हैं जुडिशरी, या फिर हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो इस पर सब कुछ मैं समझा चुका हूँ आपको इसके पहले की क्लास में। अब हम उसी से आगे बात करेंगे। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं प्रेम्बल की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेम्बल के बाद बाकी के जो पार्ट्स हैं वो है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग होती है प्रेम्बल से। प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल मैंने इमेज लगाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल करके, बाकी साइड में मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक टेबल बनाई है आपको समझाने के लिए। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो भी नोट्स मैं यहाँ पर आपके पढ़ाते समय इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए मैंने आपसे बस इतनी हेल्प मांगी है कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर किया करिए। अगर आप वीडियोज़ को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे, तो आई एश्योर यू जो भी हम मेहनत करते हैं उसका अगर फल हमें मिलेगा तो हम आपको भी उसका कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। तो ये जो भी पीपीटीज़ मैं आपको अभी फ़िलहाल टीचिंग के समय मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इन्हीं की पीडीएफ बनाकर मैं आपको शेयर कर दूँगा। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ से जॉइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल की। प्रेम्बल, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको समझाने के लिए मैंने आगे ग्राफ बनाया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके दिखा दूँ, ये देखिए, यहाँ पे मैंने आगे ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को अब 2 पार्ट में डिवाइड करके चलिए। पहला पार्ट है प्रेम्बल का, दूसरा पार्ट है जिसमें टोटल मिलाकर 25 भाग है। टोटल मिलाकर 450 अप्रॉक्सीमेटली आर्टिकल्स हैं, जिसमें 12 शेड्यूल्स है, 97 बाय अमेंडमेंट्स हुआ है। इसके अलावा अगर हम 525 जो है 25 भाग हैं, उनमें बात करेंगे तो हम फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो फिलहाल इतना समझिए कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर वे में समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रेम्बल और बाकी के जो 25 पार्ट्स हैं उन सभी को समझना पड़ेगा। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रेम्बल की। प्रेम्बल क्या है एग्जैक्टली? तो प्रेम्बल अगर हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, तो प्रेम्बल इज इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आउटलाइंस इट्स आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव। इट स्टार्ट विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी अगर हम प्रेम्बल की बात करेंगे तो प्रेम्बल कुछ और नहीं है। प्रेम्बल क्या है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो की एलिमेंट्स हैं, की ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करता है। आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा एग्जैक्टली, कैसे फंक्शन करेगा, क्या क्या स्पेशलिटीज़ होगी। तो यही शॉर्ट में डिफाइन किया गया है हमारे प्रेम्बल में। प्रेम्बल के 5 मेन की एलिमेंट्स हैं, जिसमें से सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये 5 कीवर्ड्स है जिनका इस्तेमाल किया गया है। वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। सोशलिस्ट और सेकुलर ये 2 बाद में जोड़े गए हैं। इसके लिए भी मैंने यहाँ पर नोट्स बाकायदे बना दिए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेंशन कर दिया है 1976 में 42 यानी 42वें संशोधन के बाद यहाँ पे 2 वर्ड और प्रेम्बल में जोड़े गए हैं, जिसमें सोशलिज्म और सेकुलरिज्म है। यानी पहले स्टार्टिंग में अगर हम बात करेंगे तो प्रेम्बल में टोटल मिला के 3 की एलिमेंट्स थे, जिसमें सोवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। वैसे आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोवरेन का अगर हम मतलब समझेंगे, इंडिया इज़ फ्री टू मेक इट्स ओन डिसीजंस विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस। सोवरेन का मतलब है इंडिया खुद एक सशक्त राष्ट्र है
और अपने राष्ट्र से संबंधित, अपने देश से संबंधित कोई भी डिसीजन लेने के लिए पी है, बिना किसी के इंटरफेरेंस के। और यही वजह है कि इन दिनों इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रीटी साइन कर रहा है। कोई अदर कंट्री इंडिया को उसके लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। इंडिया खुद में इतना सुवरेन है, यानी पावरफुल है। अगला सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाज में इक्वलिटी लाना, यानी जो नीचे है उसको किसी न किसी तरीके से ऊपर लेके आना। वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिड्यूस इनइक्वलिटी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सोशलिस्ट का मतलब हो गया समाज में समानता लेके आना। समानता लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वेल्दी हैं वो तो ठीक है, और जो वेल्दी नहीं है उनको किसी न किसी स्कीम के थ्रू उनके पास वेल्थ पहुंचाना, ताकि वो भी बराबर आके। इसके लिए एग्जांपल में है स्कीम्स लाइक मनरेगा प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द पुअर। अब जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है तो सीधी बात है सोसाइटी में वो इक्वल का दर्जा तो नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया, उनको मनरेगा के जैसे स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि उनको भी रोजगार मिले और वो पैसे अर्न कर पाएँ और इक्वलिटी से समाज में जी पाए। अगला है सेकुलर। अब ये मैंने बताया आपको, ये दोनों ही वर्ड 42वीं संशोधन के बाद जोड़े गए हैं, अमेंडमेंट के बाद जोड़े गए हैं। इसका मतलब क्या होगा, सेकुलर का मतलब कि जितने भी रिलीजन होंगे उनको सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और यही वजह है कि इंडिया में सभी रिलीजन्स को, सभी फेस्टिवल्स को, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, सबको रिस्पेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जैसे दिवाली मनाई जाती है वैसे ईद मनाई जाती है, इसके साथ साथ वैसे ही क्रिसमस मनाए जाते हैं। और ये सरकारी छुट्टियाँ भी हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया हिंदू राष्ट्र है इसलिए सिर्फ हिंदूज के फेस्टिवल्स में छुट्टियां मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम राष्ट्र है। लाइक यहाँ पर सारे के सारे रिलीजन्स को इक्वल दर्जा दिया गया है। तो जो भी जिसके फेस्टिवल्स होंगे गवर्नमेंट छुट्टियां होंगी उसकी, और ये होता भी है हमारे यहाँ पे। अगला है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिटीजन्स अपने सुपरवाइजर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। यही वजह जनरल इलेक्शंस होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो भी हमारे एमपीज वगैरह होते हैं उनको हम चुनते हैं। रिपब्लिक भी है, क्यों? चूँकि हम भले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं लेकिन हम प्रेसिडेंट को नहीं चुनते, हम वाइस प्रेसिडेंट को नहीं चुनते। जिनको हम चुनते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी हम इनडायरेक्टली चुनते हैं उनको, हम डायरेक्टली नहीं चुनते अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। वो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे चले जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कहाँ से आता है, जिन मेंबर्स को हमने चुना है वही वोट डाल करके बाद में प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो ये आपका रिपब्लिक का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जब हम प्रियम्बल की बात करेंगे तो प्रियम्बल नेचर बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है, की एलिमेंट्स बताता है, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और किस बारे में है। जहाँ पर पहले से 5 चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। सोवरेनिटी है, सोशलिस्ट है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर भी रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा और रिपब्लिक रहेगा। वही सारी चीज़ें पहले पेज में लिखी गई हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को ऐड कर दिया है। बाकी आप देखेंगे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हबली अडॉप्ट इन, वो तो बाकी अडॉप्शन को लेकर के है चीज़ें कि अडॉप्ट कर लिया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ पिम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल signifies that the power is ultimately vested in the hands of the people of India। यानी जो पहला वर्ड है वी द पीपल, इसका मतलब ये है इंडिया की जो भी मेन पावर है वो हर एक लोगों के हाथ में है, हर एक व्यक्ति के हाथ में है जो वोट डालता है। सो फॉर द प्रेम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वन टाइम। एक ही बार इसलिए अमेंडमेंट हुआ इसका, कब हुआ था? 1976 में। क्यों वी द पीपल ऑफ इंडिया अगर जोड़ा गया स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये संविधान इज ऑल अबाउट द पीपल ऑफ कंट्री। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट माना गया है कि अब तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, और वो अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। मतलब अमेंडमेंट का मतलब ना पता हो तो आप इतना समझ लीजिए सुधार करना, आप ये कह सकते हैं कोई करेक्शन करना हो। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, कोई लॉ 100 साल पहले बनाया गया था तो ये बात श्योर नहीं है कि वो जो लॉ 100 साल पहले बनाया गया था वो आज भी परफेक्टली काम करेगा। तो कई बार चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस सुधार को हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है इसमें, और इसके बाद हम इंसर्टेड द वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सोशलिज्म और सेकुलरिज्म वर्ड दो जोड़े गए हैं। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीज द कॉन्टेक्स्ट फॉलोअर्स, क्या क्या है? सोवरेन के बारे में आपको बता चुका हूँ, सेकुलर के बारे में बता चुका हूँ, सोशलिस्ट के बारे में बता चुका हूँ, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बारे में बता चुका हूँ। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे प्रेम्बल क्या है तो आप ये कह सकते हैं प्रेम्बल एक इंट्रोडक्शन है जो की एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और ये 5 की एलिमेंट्स पर आधारित है। पहला सोवरेन यानी संप्रभुत्व, यानी हमारा देश खुद में इतना अब आप कह सकते हैं कैपेबल है कि जो भी अपने देश से संबंधित उसको डिसीजन लेने हैं वो ले सकते हैं बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के। इसीलिए हमारा देश ट्रीटी साइन कर रहा है बाहरी कंट्रीज़ के साथ, किसी भी दूसरी कंट्री की बिना इंटरफेरेंस के।
इसके अलावा सेकुलर है, अब सेकुलर तो है ही, हमारे देश में सारे फेस्टिवल्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सोशलिस्ट है, जो गरीब है उसको कोई ना कोई स्कीम दी जाती है, कभी स्कॉलरशिप दिया जाता है ताकि वो भी बराबरी के दर्जे पे आ जाए। डेमोक्रेटिक है, हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, इसलिए वो डेमोक्रेटिक है। और रिपब्लिक है क्योंकि जिनको हम चुनते हैं बाद में वो जा करके हमारे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में जितनी भी मेन पोस्टें हैं वो सारी की सारी हम डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू नहीं चुनते हैं, कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू भी होते हैं, इसलिए रिपब्लिक है। तो ये पहला पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप देख सकते हैं, इसकी मैंने इमेज यहाँ पे लगाई हुई है नोट्स में। और जब हम इसके प्रेम्बल की बात करेंगे तो थोड़ा पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, हिंदी में जिस तरीके से वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है और इंग्लिश में जिस तरीके से वो यहाँ पे मैंने ऐड किया है। चलिए, अब इसका पर्पस क्या था, क्यों प्रेम्बल बनाया गया, आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों प्रेम्बल ऐड किया गया। द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स टू पर्पस, यानी मेन दो पर्पस थे जिसकी वजह से प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। पहला है इट इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी, कुल मिला के सोर्स के बारे में थोड़ा बताता है, क्या एग्जैक्टली इसका सोर्स, क्या इसका मोटो है। एंड इट ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्ट विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टेब्लिश द एंड प्रमोट। इसके साथ साथ ये भी आप कह सकते हैं कि इंश्योर करता है हमारा प्रेम्बल कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बारे में है, किन चीज़ों को प्रमोट करने वाला है, तो ये इस चीज़ के लिए बनाया गया। द प्रेम्बल सीक्स टू एस्टैब्लिश व्हाट महात्मा गांधी डिस्क्राइब्ड एज द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। एक इन महात्मा गांधी जी की एक बुक है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, उसमें उन्होंने कुछ बताया है कि भारत, सपनों का हमारा भारत कैसा होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट देयर कंट्री इन दोज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। यानी उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि एक गरीब से गरीब इंसान को भी ये लगना चाहिए कि भारत का वो भी एक अभिन्न हिस्सा है और इसके प्रोग्रेस में, इसके निर्माण में वो भी अपनी आवाज़, अपनी वॉइस रेज कर सकता है अपने वोट के थ्रू। आई प्रेफर हार्मोनी, देयर कैन बी नो रूम इन द सच एन इंडिया फॉर दोज। अब कुल मिला के मैं आपको सिंपली बता दूं, यहाँ पे कोई भेदभाव ना होना चाहिए, ना ही जाति के बेस पे, ना ही जेंडर के बेस पे। इसलिए क्या है, वुमेन विल इंजॉय एज द सेम राइट्स एज अ मैन। औरतों को भी वही अधिकार होने चाहिए जो मेंस को हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए प्रेम्बल को बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, मैं कई बार बता चुका हूँ। एंड इट पुट्स द फोर्थ फ्रेमवर्क जिसमें फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं एस्टैब्लिशेस। अब मेन चलो की एलिमेंट्स की बात करते हैं एग्जैक्टली कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके की एलिमेंट्स क्या है। की एलिमेंट्स को समझने के लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। सिस्टम्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फेडरल सिस्टम, एक होता है यूनियन सिस्टम। फेडरल सिस्टम जो होता है उसमें जो पावर होती है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है, स्टेट में और सेंट्रल में। जैसे अपना इंडिया है, इंडिया में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने काम को अंजाम देती है, जैसे कि जो लोकल इश्यूज़ के लेकर के लॉस बनाने हैं, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, ये लॉ बनाता है हमारा स्टेट। और बाकी जो नेशनल चीज़ें होती हैं जैसे नेशनल डिफेंस है आपकी, या बैंकिंग सेक्टर है, इसको देखने का काम करता है सेंट्रल। दोनों अलग अलग है, डायरेक्टली इनको पावर सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। ये है फेडरल का एग्जाम्पल जिसमें पावर दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब तो इनफैक्ट तीन पार्ट में हो गई है, क्योंकि अब तो पंचायती राज भी है हमारे पास। बेसिकली ये कह सकते हैं जो पूरी की पूरी पावर होगी वो डिवाइड हो जाएगी, इसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। अगर यूनियन सिस्टम की हम बात करेंगे तो पावर जो होता है यूनियन सिस्टम में, सारा का सारा पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। तो अब ये तो कह सकते हैं कि नहीं, इंडिया फेडरल कंट्री है। आप ये नहीं कहेंगे कि इंडिया एक यूनियन कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। फेडरल फीचर्स की बात करते हैं अपने इंडिया की, और यूनिटरी फीचर्स की बात करते हैं। फेडरल फीचर्स की बात करेंगे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, ठीक है। और सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है, तो दोनों की सरकारों को डायरेक्टली पावर मिलता है संविधान से। तो संविधान में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल सेंट्रल का भी है, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल स्टेट का भी है, दोनों डिफाइन किए गए हैं और दोनों को पावर डायरेक्टली वहाँ से मिलती है। एक्सेसेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जुडिशरी न्यायपालिका को एक विशेष दर्जा दिया गया है जिस पर कोई भी गवर्नमेंट प्रेशर नहीं कर सकती, वो अपने डिसीजन ले सकता है। इसका एग्जांपल है, अगर कभी कभार का ऐसा भी होता है कि कोई लॉ बनाया गया जिसे जुडिशरी चाहे तो उसको रिव्यू करके अगर उसको लगता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। इसीलिए कहते हैं जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है।
अब हम बात करें यूनिटरी फीचर्स की, ये तो हो गए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें यूनाइट बनाता है। पहला है सिंगल सिटीज़नशिप, अपने इंडिया में सिंगल सिटीज़नशिप सिस्टम है। दूसरा है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एक ही नागरिकता भी है। पावर का डिवाइडेशन तो ठीक है, स्टेट और सेंट्रल में है, लेकिन कुछ सम सर्टेन सिचुएशंस आती हैं जिसमें सारी की सारी पावर सेंट्रल को ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे हम इमरजेंसी की ही बात कर लेते हैं। इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हो जाती है कहीं पे भी, तो क्या होता है, पूरी की पूरी जो पावर होती है, कंट्रोलिंग होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं यूनिटरी सिस्टम है उसमें, वही मैंने बताया नीचे। इसके अलावा चेंजेस द नेम ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, उनके नामों को बदल सकती है, ये देश को एक बनाती है। इसके अलावा जो सिस्टम है जुडिशरी का, वो भी एक यूनिफाइड तरीके से काम करता है। सेंट्रल अपॉइंट्स गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है गवर्नर को, और गवर्नर जाके स्टेट गवर्नमेंट को रन करता है, ठीक है। चूंकि सीएम वगैरह जो भी लॉ बनाते हैं, गवर्नर से ही उनको अप्रूवल लेना होता है। ये आगे चल के हम अभी बात करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स पे, जैसे प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, किस आर्टिकल में इन चीज़ों के बारे में डिफाइन किया गया है, ऐसे पीएम कैसे आप कह सकते हैं कि अपॉइंट किया जाता है, ये सारा कुछ हम आगे देखने वाले हैं। अभी फिलहाल हम बेसिक फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो इतना समझते जाइए आप खाली। आगे डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ऑन द सेंटर फॉर द इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड द ग्रांट्स। कई बार आपने ये सुना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से इतने का बजट पास कराया है, मेट्रो के लिए इतने का बजट ये पास कराया है। तो कुल मिलाकर स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी हद तक डिपेंड रहती है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, बजट पास करता है। तो ये चीज़ें आप कह सकते हैं यूनिटरी फीचर है। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्ट्रक्चर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से समझ लीजिए। हमारा जो संविधान है, ये एक टेबल है, इसमें 25 पार्ट्स हैं, जिसमें टोटल मिलाकर 448, तकरीबन 450 आप कह सकते हैं, जिसमें आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 2 अपेंडिसेस है, और 97 अमेंडमेंट्स अब तक हो चुके हैं। स्टार्टिंग में इसमें टोटल जो आर्टिकल थे वो 395 थे। अभी आर्टिकल्स कई सारे ऐड किए गए हैं, तो इस समय अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 450 आर्टिकल्स हैं, 12 अध्याय हैं, आप कह सकते हैं, सॉरी 25 अध्याय हैं, और 12 शेड्यूल्स हैं। अब हम समझने के लिए मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, आप उस ग्राफ को देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरफ प्रियम्बल है, दूसरी तरफ 25 पार्ट्स है, ठीक है। ये जो 25 पार्ट्स है, इनमें क्या क्या होगा, इसमें फंडामेंटल राइट्स भी होंगे सिटीजन्स के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अभी हम समझेंगे, अभी आगे टॉपिक आने ही वाला है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो टोटल मिला के आर्टिकल्स हैं, जिनको मिला करके पूरा संविधान बनाया गया है, लोगों को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं डिफरेंस एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्राइब्स क्या क्या है। प्रियम्बल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास है 25 भाग, 25 पार्ट्स। ये 25 पार्ट्स किस किस बारे में है? पहला पार्ट जो है यूनियन और टेरिटरी, हमारे देश के बारे में है, इसकी टेरिटरी सीमा क्या क्या है उस बारे में है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं पार्ट 1 देश की सीमा और देश के बारे में है। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में है, यहाँ पे लगने वाले लोगों को नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी, उस चीज़ के बारे में है। हर एक में आर्टिकल है, पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। ऐसे ही जब हम पार्ट 2 की बात करेंगे, तो आर्टिकल 5 से स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल 11, 12 तक जाते हैं। तो इन सभी आर्टिकल्स पे हम बात करेंगे। अभी बस एक इंडेक्स फॉर्म में हम समझते हैं, और अब अगली ही क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, सीधे पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, हर एक आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे। टोटल मिलाकर आप ऐसे देखते जाइए, जो फंडामेंटल राइट्स का है वो पार्ट 3 में है। इसके बाद पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसीज़ है। फंडामेंटल राइट्स जो होता है, बेसिकली आप कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति की अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जैसे मुझे बिना किसी वजह के जेल में ना डाला जाए, फ्रीडम का अधिकार है मुझे। मेरे साथ इक्वालिटी मेंटेन की जाए, भेदभाव ना किया जाए। मेरे पास कम पैसे हैं, तो ऐसा ना हो कि मैं उस जगह पे नहीं बैठ सकता जहाँ पे दूसरा पैसे वाला बैठ सकता है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मेरी जाति दूसरी है, इसलिए मुझे एडमिशन ना मिले किसी कॉलेज में। तो ये चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा। अभी हम डिटेल में सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात होती है, देखिए एक तरफ तो आपसे ये बोला गया है कि भाई आपके पास इक्वलिटी है, आपके साथ समानता का अधिकार, आप समानता से आपको ट्रीट किया जाएगा। दूसरा भी स्टेट से ये बताया गया है कि देखिए आपको ये करना है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो लोअर फैमिलीज़ हैं, उनको किसी न किसी तरीके से आपको ऊपर लेके आना है। यानी जब हम बात करते हैं डीपीएसपीज़ की, तो डीपीएसपीज़ सरकार के लिए टारगेट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, कि आपका काम ये है कि जो लोअर तबका है, जो
आप कह सकते हैं अनएजुकेटेड है, उसको एजुकेटेड करना है आपको। जो बैकवर्ड हैं किसी दिन किसी मैटर में, तो उनको आपको आगे लेके आना है। तो ये है डीपीएसपीस। फंडामेंटल राइट्स को आप कोर्ट से इन्फोर्स करा सकते हैं, मतलब जैसे मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आर्टिकल 32 के तहत आप रेड पिटिशन डायल कर सकते हैं। डायरेक्टली दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से आप अपने फंडामेंटल राइट का जो भी वायलेशन हुआ है उसके लिए आप अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जो डीपीएसपीस होते हैं वो टारगेट दिए गए हैं, वो इन्फोर्सेबल नहीं है। आप उन्हें इन्फोर्स नहीं करा सकते कोर्ट से कि अगर बोला गया है नहीं बैकवर्ड लोगों को आगे लेके आना है तो लेके आना ही आना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो टारगेट सेट किए गए हैं उनके लिए। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे जो दी गई हैं। यूनियन क्या है, स्टेट क्या है, कैसे काम करता है। स्टेट इन द बी पार्ट्स फर्स्ट द शेड्यूल्स। यूनियन टेरिटरीज क्या क्या रहेंगी, पंचायत राज कैसे काम करेंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ क्या है, शेड्यूल्स ट्राइबल एरियाज़ के लिए क्या क्या है, रिलेशन यूनियन और स्टेट के बीच में क्या रहेगा। ये आपका अगला पार्ट है फिनेंस और प्रॉपर्टी को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के, सूट्स को लेकर के है। ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के अगला पार्ट हमारे सामने टेरिटरी ऑफ इंडिया, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, फिर इसके ट्रिब्यूनल्स हैं, इलेक्शन कैसे होंगे, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, लैंग्वेजेस क्या रहेंगी, कैसे क्या है। हमारे इंडिया आपको पता है डाइवर्स कंट्री है। इमरजेंसी में प्रोविजंस क्या करेंगे, मिसलेनियस टॉपिक्स पे कैसे डील किया जाएगा, अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे अमेंडमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को, टेम्परेरी या ट्रांसलेशन जो भी स्पीचेस स्पेशल चीज़ें होंगी उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। ये सारा कुछ हमारे 25 भागों में दिया हुआ है। हमारा जो संविधान है वो फिलहाल दिल्ली में पार्लियामेंट लाइब्रेरी में रखा गया है। मैंने इमेज ऐड की है। इसको इस तरीके से रखा गया है कि इसके जो अंदर का पेपर है वो किस तरीके से ख़राब ना हो। हाईटेक स्टोरी टेलिंग म्यूजियम में रखा गया है इसको। तो इसकी इमेज मैंने आपके साथ ऐड की है। अब हम फीचर की बात कर लेते हैं कि हमारे संविधान में फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला तो लेंथीएस्ट है, बहुत बड़ा है। क्यों? चूँकि 470 अप्रॉक्सीमेटली, मैंने 450 बताए थे आपको, अप्रॉक्सीमेटली तो आर्टिकल्स हैं इसमें और 12 शेड्यूल्स हैं, तो बहुत बड़ा है अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्रीज से। तो फेडरल है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। एक और फीचर ये है कि फेडरल है, इसमें स्टेट, सेंट्रल और पंचायत सबको अलग अलग काम दिया गया है, टास्क दिए गए हैं। सब अपने अपने क्राइटेरिया के अंदर रहकर काम कर सकते हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंस रहेगी। अगर बात रिव्यू करने की आएगी किसी भी चीज़ को कि चीज़ें सही से की जा रही नहीं की जा रही, तो ये पावर दी गई है जुडिशरी को। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है नागरिकों को। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्स द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इक्वलिटी। हर एक पर्सनल एक व्यक्ति की, मैं ग्रुप ऑफ पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति के जो भी लिबर्टीज़ है इक्वलिटी की, वो उसको मिलनी चाहिए। वो इन्फोर्स करा सकता है कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया गया है। इसी में आर्टिकल 17 है जिसमें अस्पृश्यता या इंग्लिश में कहते हैं अनटचबिलिटी, ठीक है, को रिमूव करने की बात कही गई है कि अब छुआछूत हटाया जाए। क्यों? क्योंकि सबको इक्वलिटी का अधिकार है। तो जात के बेसिस पे ऐसा नहीं है कि हम उसके छुए हुए पानी को नहीं पिएंगे। फ्रीडम का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 तक। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक एक आर्टिकल को हम समझेंगे। अभी सिर्फ हम फीचर्स की बात करें तो थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, चाहे काम को लेकर के हो, चाहे कोई बच्चा छोटा है और अभी वो काम के लायक नहीं, उससे काम करवाया जा रहा है, तो इसके लिए आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 है जो चाइल्ड लेबर को भी रोकता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी रोकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब कि आपके काम को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, आपसे ज़बरदस्ती ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ गया। अगर अभी आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई है और आपसे फोर्स करके आपसे काम करवाया जा रहा है या आपसे अच्छा से भी काम करते हैं, तो चाइल्ड लेबर कहा जाता है इसको। तो ये रोकने का काम करता है आपका आर्टिकल 24। आगे है राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको स्वतंत्रता से अपने धर्म पे बने रहने का अधिकार है। मेरा मन करेगा मैं मुस्लिम धर्म को फॉलो करूंगा, आपका मन करता है आप अपने हिंदू धर्म को फॉलो करिए। मैं अपने धर्म को ना केवल फॉलो करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, इसके साथ साथ मैं उसको प्रमोट भी करूंगा। ठीक है, ये अधिकार भी आपको देता है। और टैक्सेस फ्री रहेंगे, जो भी रिलीजियस से संबंधित काम होंगे उनमें सरकार टैक्स नहीं लेगी। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की इन चीज़ों को बताया गया है। कल्चरल और एजुकेशनल चीज़ों में क्या रहेगा, ये आर्टिकल 29 तो 30 में है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कल्चरल चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। और अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सीधे आर्टिकल 32 आपसे कहता है हर एक नागरिक रेड पिटिशन दायर करके सीधे सुप्रीम कोर्ट से उस चीज़ को तलब कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे आपके उस पिटिशन को सुनेगी और देखेगी आपके किस
आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और उसको आप जवाब तलब किया जाएगा। ऑर्डनरी होता क्या है कि अगर कोई दूसरे लॉ बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रूल्स बनाने का काम करती है व्यवस्थापिका, जो लॉ बनाती है लेजिस्लेटिव, अगर उनमें से कोई ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो इसको रिव्यू करने का काम करेगी जुडिशरी। ठीक है, अब एक चीज़ ये आती है कि मैं आपको देखो पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ पे, कह रहा है कि जो ऑर्डनरी जो लॉज होते हैं जो बनाए जाते हैं अगर वो फंडामेंटल लॉज के खिलाफ होते हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट लॉज होंगे वही यानी फंडामेंटल राइट्स को माना जाएगा। और अगर फंडामेंटल राइट्स में कुछ बदलाव करने हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। जनरल कोई लॉ बनाना है तो आप पार्लियामेंट में आप उस बिल को प्रपोज करते हुए अप्रूवल लेके आप उसको पास करवा सकते हैं, वो लॉ बन जाएगा। लेकिन कोई फंडामेंटल राइट में चेंजेस करने हैं तो फिर उसके लिए बाकायदे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे क्या कर रहा है भाई, डीपीएस पीस की बात है फिर से। डीपीएस पीस में क्या होता है, गाइडलाइन दी गई है सरकारों को कि इस्टेब्लिश करे सोसाइटी में, ये नॉन इन्फोर्सेबल है, कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकते। इसमें एग्जाम्पल में बताया गया है प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन, आर्टिकल 45 है। इसी तहत गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री में एजुकेशन दी जा रही है। प्रमोटिंग इक्वल पे फॉर द वर्क, लोगों में बराबरी पेमेंट वगैरह का सीन रहे, तो मेन एंड वुमेन गेटिंग इक्वल वेजेस अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स, बराबर वेतन मिलेगा चाहे फिर आप मेल हो या चाहे फीमेल हो, ये डीबीएसपी इसके थ्रू हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, देयर दीज आर मोरल ऑब्लिगेशंस फॉर द सिटीजन्स टू प्रमोट हार्मोनी एंड पेट्रोटिज्म। देशभक्ति और हार्मोनी मेंटेन करने के लिए, भाईचारा मेंटेन करने के लिए कुछ आप लोगों के रूल दिए गए हैं, सिटीजन्स के लिए दिए गए हैं, जिसमें रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग एंड एंथम, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट, सॉरी, and defend the country and render national service when required। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग के लिए कुछ लॉज है। पावर का सेपरेशन कैसे होगा मैं बता चुका हूँ आपको कि पावर जो होगा 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। नियम बनाएंगे लोकसभा राज्यसभा, उन नियम को इन्फोर्स करेगी पुलिस। और अगर कोई लॉ ऐसा है जो बनाया गया है लोकसभा या राज्यसभा द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है लोगों के, तो जुडिशरी होगी उसको रिव्यू करेगी, अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देगी। और अगर लॉ बनाया तो सही गया है लेकिन उसको इन्फोर्स करते समय पुलिस कोई दिक्कत कर रही है तो पुलिस से भी जवाब तलब करने का काम करेगी जुडिशरी बॉडी। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं न्यायपालिका। लैंडमार्क केसेस की बात करेंगे जो हमारे प्रेम्बल को समझने में हेल्प करता है या फिर दूसरे केसेस को समझने में हेल्प करता है। उसमें से एक है केशवानंदन भारती का केस, केशवानंद भारती जिनका केस था 1973 में, और ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को लेकर के था, जिसके बाद ये चीज़ डिफाइन की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि देखिए सही है, आर्टिकल 368 आपको अधिकार देता है स्पेशली राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स को कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन संविधान को बदल नहीं सकते। अमेंडमेंट को बदलने का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आपको कोई नई चीज़ ऐड करनी है आप ऐड कर लीजिए, आपको कुछ चीज़ों में करेक्शन करना है आप कर लीजिए, लेकिन करेक्शन करने को ये नहीं कहा जाएगा कि संविधान को रीराइट किया जा रहा है। इसीलिए उसके बाद प्रेम्बल को दोबारा से राइट नहीं किया गया है, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है प्रेम्बल में। जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा संविधान का वो नहीं बदला जा सकता, जो सुधार करने की गुंजाइश है जो जरूरी है उनको किया जा सकता है। ठीक है, इसी में मेनका गांधी जी का एक केस था 1978 का, जिसमें उनसे पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया गया था कि उनको बाहर कहीं जाना अलाउड नहीं था, तो ये भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए ही सही, आप किसी को ऐसे बिना प्रॉपर एविडेंस के आप ऐसे रोक नहीं सकते हैं। कोई कहीं जाना चाहता है उसका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और जब फंडामेंटल राइट की बात आती है, लीगल राइट की बात आती है, तो फंडामेंटल राइट जीत जाता है। तो वही था शाहबानो का केस था जो आर्टिकल 14 को लेकर के था। एक तरफ समानता का अधिकार है, दूसरी तरफ अगर हिंदू महिला डाइवोर्स लेती है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने मेंटेनेंस की बात की है, मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन अगर मुस्लिम महिला डाइवोर्स लेती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, उसको इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों महिलाओं के साथ यहाँ पर एक महिला जो मुस्लिम महिला है उसके साथ इक्वलिटी नहीं हो रही है, समानता नहीं हो रही है। तो शाहबानो का केस आया था जिसमें कहा गया नहीं आपको उनको भी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एक होता है लॉ, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल लॉज आप कह सकते हैं बेसिकली।
तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज द ब्रांच ऑफ लॉज दैट डील्स विद द रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. इट टेल्स हाउ अ गवर्नमेंट शुड वर्क, what powers it has and what right the people have. लोगों के पास क्या अधिकार है, सरकार के पास क्या पावर्स है और उस पावर को कैसे इस्तेमाल करना है लोगों के हित के लिए, ये डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. थिंक ऑफ इट एज अ रूल बुक ऑफ द रनिंग अ कंट्री and ensures that the government doesn't misuse its power and protect the right of citizen. कहते हैं रूल बुक की तरीके कंसिडर करिए संविधान को, कुछ और नहीं. एक ऐसी रूल बुक है जिसमें सरकार के लिए गाइडलाइन सेट की गई है ताकि अपने पावर का मिसयूज ना कर सके, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना कर सके. ये है कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूल बुक के तरीके. एग्जाम्पल है, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. इट सेज, क्या कहता है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. गवर्नमेंट हैज 3 मेन ऑर्गन्स, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. बार बार बता रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स एवरी इंडियन हैज द राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ of the rights and education. ठीक है. And division of powers, it explains who does what, like states handles police while the central government handles defense. यानी आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी. दोनों में अंतर देख लीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में अगर आपको चेंजेस करने होंगे तो कवर्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड फंडामेंटल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स आते हैं. जनरल लॉस जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक चीज पे डील टारगेट करते हैं, जिसमें क्राइम्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्प्यूट्स आते हैं. फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज होते हैं, सुप्रीम ओवर राइट्स ऑल लॉज, सबसे बड़े होते हैं. अगर कोई दूसरा लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं आएगा, फंडामेंटल राइट्स ओवर राइट कर जाएगा. जबकि सबऑर्डिनेट कैन नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे कोई लॉ नहीं बनाने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट करें. ड्राफ्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली पावर मिलती है संविधान से, क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेटिव. ठीक है, पार्लियामेंट उसको बनाती है. इसमें एग्जांपल दिया गया आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं. और इंडियन पुनल कोड, आईपीसी, अभी बीएनएस आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, टॉर्ट है, तो ये सारे के सारे जनरल लॉज के अंतर्गत आते हैं. तो आज बेसिकली ये दूसरी क्लास थी और काफ़ी बड़ी क्लास हो रही है. तो आज ये क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी. अब अगली क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर एक पार्ट को क्लियर करेंगे. पार्ट 1 में जिसमें हमें देखना है बेसिकली यूनियन एंड टेरिटरी, इसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ये आर्टिकल्स आएंगे आपके. अब एक एक करके हम सारे के सारे आर्टिकल्स को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप. अभी तक की क्लास में हमने जाना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है सरकार का, कौन क्या काम करेगा, पुलिस कैसे काम करती है, जुडिशरी का क्या काम है, इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स क्या है, कैसे बिहेव करते हैं, प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल क्या कहता है, क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है, कितने बार अमेंड किया गया है और अमेंडमेंट करने का तरीका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से स्ट्रक्चराइज किया गया है, किसमें टोटल मिलाकर कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं अब तक करे. तो ये सारा कुछ हमने आज की क्लास में आज की क्लास तक कवर कर लिया है. अब अगली क्लास में हम इसके आगे के पार्ट को देखेंगे. तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी. बहुत जल्द मिलेंगे नई क्लास में. तब तक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर.